हेलो स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ओके, ठीक है। वीडियो स्टार्ट हो चुकी है भाई। तो सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुने। ये आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है। क्लास 12th केमिस्ट्री, लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 का केमिस्ट्री का पार्ट 2 की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं अभी। पार्ट 1 की वीडियो हम बना चुके हैं। उसमें हमने 12 ही क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम 13वें क्वेश्चन से आपका पेपर सोल्व करेंगे यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये अभी लेटेस्ट। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें और अपने नोट्स बनाएं भाई। ठीक है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 4 आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन आएंगे। तो असर्शन क्वेश्चन में क्या, आपका सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स व्हिच बीइंग अनस्टेबल और लिबरेट नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये आपका अमीन्स चैप्टर से क्वेश्चन है, तो उसकी थ्योरी रिएक्शन आपको याद होगी तो ही क्वेश्चन ये सोल्व हो पाएगा। ठीक है। अभी ये मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे साइड में जगह है। देखो, सेकेंडरी अमीन होता है आपका R2NH, मतलब एक नाइट्रोजन दो आपके एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे, HNO2 के साथ कराएंगे, ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपका नाइट्रोजन गैस ना देके आपका R2N सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन, मतलब येलो कलर आपका नाइट्रोसो अमीन बना देगा। इसका नाम क्या, नाइट्रोसो अमीन। ठीक है। यहाँ पे हमें कहीं पर भी नाइट्रोजन गैस आपकी नहीं निकली हुई दिखाई दी। ठीक है। तो इसका मतलब आपका असर्शन रीजन आपका गलत हो गया। ये आपका सही कब होता है, जब आपका सेकेंडरी एलिफेटिक अमीन्स की जगह आपका प्राइमरी अमीन होता। मैं प्राइमरी अमीन की रिएक्शन लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। RNH2 आपका प्राइमरी अमीन, मतलब एक नाइट्रोजन आपका एक ही R ग्रुप से आपका अटैच होता है। R मतलब आपका कोई भी कार्बन एटम्स। ठीक है। जब आप इसकी रिएक्शन आप नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है, प्लस में नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होती है। अगर ये स्टेटमेंट होती आपकी तो सही होता। ठीक है। तो असर्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया स्टूडेंट, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हम कहीं भी नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। सेकंड क्या, आपका नाइट्रोजन गैस इवोल्व ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड कैन बी यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड। ये आपको थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी और सही भी है। ये जो नाइट्रोजन गैस आपकी होती है, उससे हम प्रोटीन और अमीनो एसिड का एस्टिमेशन करते हैं भाई। ठीक है। तो आपकी असर्शन यहाँ पे आपका रोंग है और आपका रीजन आपका क्या है, ट्रू है। तो आपका ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है भाई। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका स्टूडेंट सॉल्यूशन चैप्टर से है। ठीक है, हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक वाला कॉन्सेप्ट से है, तो इसको भी आप ध्यान से सुनना। असर्शन में क्या कह रहा है कि केयर शुड ऑलवेज बी टेकन टू एंश्योर दैट सॉल्यूशन दैट फ्लो इन द ब्लड स्ट्रीम आर ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ ब्लड। मतलब ये आपका क्या कह रहा है, जब आप जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, कोई भी आप इंजेक्टेड सॉल्यूशन आप इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हम नहीं बता सकते। तो जैसे ही आप की बॉडी में इंजेक्शन लगता है, तो उस टाइम पे आपकी जो सेल्स होती हैं, वो श्रिंक भी हो सकती है और ब्रस्ट भी हो सकती है। मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर। तो ऐसा ना हो, लास्ट में यहाँ पे क्या लिखा गया, आर ऑफ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर ही होना चाहिए, तभी आपके लिए सेफ रहेगा। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगा आपका स्टूडेंट, आइसोटोनिक के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है, क्योंकि इसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सेफ हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पाई 1 = पाई 2 होता है। ठीक है, ना ही आपकी सेल ब्रस्ट होती, ना ही सेल आपकी श्रिंक होती। तो असर्शन तो यहाँ पे आपका करेक्ट है बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या है, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपकी सही है। सो सोडियम और पोटेशियम आयंस होते हैं, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, आउटसाइड और इनसाइड दोनों की तरह। ठीक है, लेकिन असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन में कहीं पर भी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि असर्शन ठीक हो। मतलब रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा कि असर्शन ठीक है। अब कैसे नहीं दे रहा, अब जैसे ये हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला असर्शन दे रखा है, इसमें मेडिकल स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम आपका हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, तो क्यों ना मेडिकल ही सॉल्यूशन आपका इसका ट्रीटमेंट हो।
तो ये वाला रीजन आपका नहीं बता रहा, ये आपका अलग ही जो पॉइंट है वो बता रहा है कि सोडियम और पोटेशियम आयन से भी ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर वाले में तो ये बात थी कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपका सेम होना चाहिए तो ये आपके लिए केयर टेकर है, मतलब सेफ है। ठीक है, तो और नीचे वाले में ये कह रहा है कि सोडियम और पोटेशियम आयन भी आपके रेस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। लेकिन ये नहीं बता रहा ना कि ये क्यों सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका क्यों सेफ है। ठीक है, इसका भी कोई मेडिकल रीजन इन्होंने देना चाहिए था। तो ए एंड आर आपके दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा आपकी असर्शन की। क्लियर भाई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपके 15th क्वेश्चन पे। ठीक है, 15th क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, असर्शन क्या कह रहा है आपका, स्टार्च फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर। ठीक है, मतलब जो स्टार्च होता है आपका, ठीक है, स्टार्च में आपके मल्टीपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज यूनिट होती हैं, 100 से 200, 200 से भी ज्यादा होती है आपकी। और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, बायोमोलिकुल चैप्टर से क्वेश्चन है भैया। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दो प्रकार के स्टार्च में, स्टार्च जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें। तो स्टार्च फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन विद वाटर। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो स्टार्च होता है उसकी एक बिग यूनिट होती है अपने आप में, 100-200 यूनिट उसकी खुद ही होती है, ग्लूकोज उसमें अटैच होते हैं। ठीक है, अमाइलोज के रूप में। अब इतनी बड़ी जो भी यूनिट होगी तो स्टूडेंट वो वाटर में अच्छे से सोल्यूबल नहीं होती। तो जो वाटर में अच्छे से सोल्यूबल नहीं होती तो वो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन ही बनाती हैं, और वही सॉल्यूशन बनाने के लिए आपका प्रेफरेंस करेगा। ठीक है, तो असर्शन तो आपका बिल्कुल ठीक है भाई। स्टार्च कंटेन 80 to 85% ऑफ अमाइलोपेक्टिन विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आप बायोमोलिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो स्टार्च के अंदर जो है 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन आपका पाया जाता है, और जो कि वो भी उसकी भी बहुत सारी यूनिटें आपकी ग्लूकोज की लगी होती हैं। ठीक है, C1 C6 का लिंकेज होता है स्टूडेंट, और इसमें अमाइलोज में आपका C1 C4 का लिंकेज होता है। ठीक है, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, तो आप याद रखेंगे, तो इसके लिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। जो इन्वर्टर में बैटरी यूज होती है उसको हम सेकेंडरी सेल बैटरी बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बैटरी। ठीक है, और ये आपके इन्वर्टर में यूज होती है, तो ये तो आपके स्टेटमेंट सही है। और रीजन क्या कह रहा है, ए प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट। प्राइमरी सेल जब हमने आपको पढ़ाया था, जैसे आपका जो एवरीडे का सेल आता है 10 रुपए का, ठीक है, जो टॉर्च में जो बैटरी लगती है, तो स्टूडेंट वो प्राइमरी बैटरी होती है। वो प्राइमरी बैटरी जैसे ये रिमोट हो गया, तो ये आपकी एक ही बार यूज होती है और ये रिचार्जेबल नहीं होती। तो और ये कह रहा है कि रीजन में ए प्राइमरी सेल कैन बी रिचार्ज, तो रिचार्ज तो हो ही नहीं सकती प्राइमरी, तो रीजन आपका गलत हो गया। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है, आपका ए आपका ट्रू है और आर आपका फॉल्स है। ठीक है, तो चारों के चारों असर्शन रीजन क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए स्टूडेंट। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन में क्या है, जैसे पहला पार्ट क्या है इसका, आंसर करना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, कोई आपका न्यूमेरिकल टाइप नहीं है, स्टेटमेंट टाइप है। पढ़ के आंसर करना है कि एक्चुअल में सही आपका आंसर क्या है। वैन 50 ml ऑफ फिनॉल, फिनॉल की स्ट्रक्चर स्टूडेंट ये होती है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आपका OH लगा होता है। एंड 50 ml एनिलीन, एनिलीन की स्ट्रक्चर आपकी स्टूडेंट बेंजीन के ऊपर आपका NH2 लगा होता है। आर मिक्स्ड, इन दोनों को क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। प्रेडिक्ट करो कि इन दोनों की वॉल्यूम जो है इक्वल रहेगी या ज्यादा होगी या कम होगी 100 ml से, क्योंकि ये भी 50 ml है और ये भी आपका 50 ml है। तो अगर मैथमेटिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 100 ml होना चाहिए था टोटल, लेकिन एक्चुअल में स्टूडेंट ये आपका जो फिनॉल है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये आपका एनिलीन है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल होते हैं, ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इसलिए ये आपके जो बॉन्डिंग बनाएंगे, तो इनका जो मिक्सचर रहेगा स्टूडेंट, उनमें आपके जो इनके बीच में फिनॉल प्लस में एनिलीन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो आपका स्ट्रोंगर बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट। कैसा, स्ट्रोंगर। और स्ट्रोंगर बॉन्ड की वजह से ही जो आपका वॉल्यूम है वो 100 से कम हो जाएगा भाई, 100 से लेस हो जाएगा। तो ये इसमें आपको आंसर लिखना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक रितेश नाम का लड़का है, सजेस्टेड एडिंग सोल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस, मतलब एक बॉक्स है उसमें आइस है। ठीक है, और ये आपका क्या कर देता है, इसमें सोल्ट ऐड कर देता भाई, क्या ऐड कर देता है, सोल्ट। ही सेड दिस वुड कीप द कोल्ड ड्रिंक बोटल्स कोल्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम। मतलब सोल्ट वो इसलिए ऐड करता है कि जो आपकी आइस है वो आपकी काफी टाइम तक ठंडी रहे, मतलब बर्फ ही रहे। हाउ विल रितेश जस्टिफाई दिस सजेशन। तो स्टूडेंट ये आइस
से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन चैप्टर से है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, उसमें क्या था, आप कोई भी अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसके बाद होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए उसको। ठीक है, तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने टर्म पढ़ी थी। तो आप ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के साथ साथ अपनी डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें अपना पॉइंट है कि व्हेन यू ऐड सोल्ट इन आइस, मतलब सोल्ट मीन्स आपका नॉन वोलेटाइल सिस्टम, नॉन वोलेटाइल सिस्टम आप आइस में ऐड करेंगे तो जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट था पिघलने का वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर काफ़ी मिलेगा जब जाके वो मेल्ट होगी। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखनी थी इसमें। क्लियर। अब और वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। और वाला क्वेश्चन क्या स्टूडेंट आपका, जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड, ये है तो 10th क्लास की रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद Na2SO4, क्या बनता था भाई, बेरियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl। क्लियर, ये वाली आपकी रिएक्शन बनेगी इसमें। ठीक है, तो उसके बाद आगे स्टेटमेंट क्या कराएं, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता ही रहा आपका BaSO4 व्हाइट प्रेसिपिटेट में होता है। यदि टू सॉल्यूशन, मतलब ये आपके जो दो सॉल्यूशंस हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको सॉल्यूशन चैप्टर में जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाते हैं, जैसे आपके दो बीकर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, या एक ही बीकर, आप दो बीकर मान लेते हैं, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं SPM। ठीक है, ये बीच में आपकी SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सेलोफेन की बनी होती है स्टूडेंट। ठीक है, और ये आपकी एक पतली सी छलनी होती है जिसमें से आपके सोलवेंट मोलिक्यूल प्योर अमाउंट में हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाई कंसंट्रेशन सोलवेंट मोलिक्यूल आपके लो कंसंट्रेशन की तरफ आपके मूव करते हैं। ठीक है, बाय SPM के थ्रू। अब यहाँ पे क्या करा है, यदि दो सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर ये जो सॉल्यूशन आपका जैसे बेरियम सल्फेट है, इसको हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग करना है, तो क्या आपको ओस्मोसिस के दौरान, मतलब यहाँ से यहाँ पर जो आपका सॉल्यूशन ट्रांसफर होगा उसमें आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे? तो स्टूडेंट व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो ये SPM मेम्ब्रेन है इसमें आपके बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का ही मूवमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सिर्फ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं फ्रेश वाटर की तरह, वो ही सोलवेंट हाई कंसंट्रेशन अमाउंट जो है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में एक्वस भी है, तो वो ही आपका ट्रांसफर होगा। PPT आपका यहीं पे रह जाएगा स्टूडेंट, एक पहले वाले बीकर में। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपको इसमें लिखनी थी। डायग्राम नहीं बना के दिखाना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मतलब आपको क्या कहना है कि नो PPT विल बी अपीयर ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के दौरान, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये मैं एक दोबारा से बीकर बना देता हूँ आपका। ठीक है, ये आपका बीच में क्या बना दी, SPM। ठीक है, और यहाँ से आपका जो है कंसंट्रेशन की अमाउंट है, हाई कंसंट्रेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आपका सोलवेंट मूव करता है। क्या मूव करता है, सोलवेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपका बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें जो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमारे बने हैं वो अपीयर नहीं होंगे, क्योंकि SPM के थ्रू वो पास ही नहीं हो सकते, वो पहले ही रुक जाएंगे। एक तरह एक प्रकार से छलनी का काम करता है भाई, छलनी होती है ना जो, ये SPM, और ये किसकी बनी होती है, सेलोफेन की। ये सेलोफेन आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेलोफेन। क्लियर। देखो ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को शेयर करें, ये आपकी बार थोड़ा यूनिक सा अलग सा पेपर आया है। ठीक है, मतलब आप कॉन्सेप्ट वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं इसने। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें डायरेक्ट फार्मूला न्यूमेरिकल और सिंपल कॉन्सेप्ट होते थे, इसमें डीप कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने पड़ेंगे आपकी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज वाटर स्टॉप्स बॉइलिंग व्हेन शुगर इज एडेड टू बॉइलिंग वाटर। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका बीकर है जैसे, ठीक है, इस बीकर में क्या आपका वाटर है, और इस वाटर में क्या ऐड कर दिया इन्होंने, शुगर। और शुगर होता है आपका स्टूडेंट नॉन वोलेटाइल। मैंने आपको अभी लेटेस्ट में जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें भी ये बताया था आपको सॉल्यूशन चैप्टर में, कि नॉन वोलेटाइल सिस्टम आप किसी भी वाटर, देखो पहले तो वाटर था इसमें, वाटर मीन्स प्योर और कुछ भी नहीं था, तो पहले तो इसके वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे सारे सारे वेपर बनेंगे। लेकिन आपने इसमें बाद में क्या कर दिया, शुगर ऐड कर दिया। शुगर क्या आपका नॉन वोलेटाइल, और नॉन वोलेटाइल क्या करता है आपका, जो प्योर के वेपर प्रेशर थे उसके बीच में आप अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर देता है, उनके बीच में बॉन्डिंग बना लेता है, एक प्रकार से बैरियर का काम करता है। तो पहले जितने आपके वेपर प्रेशर बन रहे थे वो आपके उतने
नहीं बनेंगे और एक प्रकार से वाटर बॉयल होना स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप। ओके, ये स्टेटमेंट आपको इसमें लिखनी थी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट 18th क्वेश्चन पर, आज का 18th क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ऑडियो वीडियो क्लियर है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। कंसीडर द ग्राफ। देखो ये आपका क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से है, बिल्कुल हटके आपसे है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ग्राफ चेक करें स्टूडेंट। इस ग्राफ में आप ये चेक करें कि आपका कौन सा फार्मूला लगेगा और ग्राफ का मतलब क्या है। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ग्राफ को, एक बार ग्राफ को देखें भाई। इस क्वेश्चन को पूरा जूम कर दिया मैंने। ठीक है, H2 प्लस I2 आपका क्या बना रहा है, 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। ठीक है, ये ग्राफ देखें आप, 140 तक इसकी वैल्यू जा रही है और जीरो से लेके मेन आपका 100 है। और इस ग्राफ का मतलब ये होता है स्टूडेंट, ये आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का पॉइंट है, ये वाला, और ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का पॉइंट है। क्लियर। और ये आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, मतलब आपका टॉप सिचुएशन जो होती है आपकी, रिएक्टेंट आप रिएक्ट करके कहाँ तक आपके पहुंचा है। क्लियर भाई। और फिर उसके बाद आपका प्रोडक्ट की तरफ ही मूव कर लिया है और 2HI आपका बना दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखना भैया आप सभी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब H2 प्लस I2 से 2HI जो बना है, इसकी एंथैल्पी। एंथैल्पी का फार्मूला स्टूडेंट आपको याद करना पड़ेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस, या हम इसको लिख देते हैं समीशन ऑफ H। ठीक है, समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब प्रोडक्ट में स्टूडेंट आपके यहाँ पे देखें, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट आपकी कितनी है, यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को, जैसे देखें यहाँ पे कितनी है, 100। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। ठीक है, अब और यहाँ पे आपकी कितनी है, 110। यहाँ पे बिल्कुल आप सीध में जाए इसके, तो यहाँ पे आपको कितनी दिखाई दे रही है स्टूडेंट, 110 किलो जूल। ठीक है, अब दोबारा से चेक करें, और आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका ग्राफ आपका कहाँ पे टच कर रहा है, जो मेन पॉइंट आपका 140 तक, मतलब एक्टिवेटेड एनर्जी आपकी 140 तक ही आपकी जा रही है। क्लियर। ठीक है, और अभी इसके बाद देखें भैया आप, जो आपका ये 18th क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। हमारी जो चेंज इन एंथैल्पी है इसमें, वो आपकी 10 किलो जूल आएगी। अब 10 किलो जूल कैसे स्टूडेंट, अब देखें भैया यहाँ पे, एक तो है ये आपकी 110। ठीक है, 110 पे, और ये आपकी कितने पे है, 100 पे है। इसमें से बड़ा कौन सा है, 110 है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अब इसमें से बड़ा कौन सा भाई, 110 है। ठीक है, तो ए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट या तो आप इस फार्मूले में ये कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट या समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका बड़े में से आप छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितना, आपका 110, और माइनस आपका लास्ट आपका कितना बना है, 100। तो यहाँ पे एंथैल्पी का सब्ट्रैक्शन आपका कितना आएगा, 10। ठीक है, तो इसलिए आपकी ये 10 किलो जूल, आप इसकी यूनिट भी साथ में लिखेंगे, 10 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी निकालने स्टूडेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपको इसका भी एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपका फार्मूला क्या है बैकवर्ड के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी आपकी होगी ई ऑफ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, माइनस में एंथैल्पी ऑफ आपकी, ये सॉरी माइनस में आपकी जो आपकी चेंज इन एंथैल्पी आई आपके यहाँ पे। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे कितनी स्टूडेंट आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी 100 है। इसको मैं साफ करता हूँ एक बार, एक सेकंड रुके यहाँ पे थोड़ा होश फोश ना हो।
देखिए भाई, दोबारा से मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए पूछी है इन्होंने? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हो गया। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या रहेगा? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इसका फार्मूला रहेगा आपका स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स फॉर फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड की ये वर्ड आपके लिए ठीक रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, और माइनस में आपका चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, या आप ये फार्मूला ना भी यूज करें तो भी आपको साफ साफ क्या बताना है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कहाँ तक पहुंची है? 140 तक। और स्टार्ट कहाँ से हुई थी आपकी? यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 100। तो डिफरेंस कितना आया? 40 किलो जूल स्टूडेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें किसी को डाउट है तो बताएं भाई। 140 जो आपकी है, आपकी जो फाइनल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ तक आपके टच किया है। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे इस फार्मूले की जगह में आपका जो मैंने फार्मूला लिखा है उसी को मेंशन कर देते हैं, जो जो मैंने वैल्यू पुट की यहाँ पे। तो आप इस फार्मूले को नोट कर सकते हैं भाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्टिवेटेड एनर्जी कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ने कहाँ तक आपका टच किया, और माइनस में आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ तक बनी आपकी? HI 100। 100 तक बनी है ना, स्टार्टिंग कहाँ थी? 110 थी। ठीक है, तो 140 माइनस 100 आपका कितना आंसर आएगा? 40 किलो जूल। क्लियर भाई? इसका सेकंड पार्ट क्या है? हाउ विल द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो आप सभी को पता है कि कैटलिस्ट आपका रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को शेयर करें भाई। ओके, और हमारा ये आज का 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन आपका कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको एक बार 20th क्वेश्चन करवा देता हूँ भाई, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से है। राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। देखो, डाई एक्वा सिल्वर और ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, और डाई क्लोरिडो अर्जेंटेट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी 1 है। ठीक है, अब अर्जेंटेट का मतलब क्या है यहाँ पे आपका? अर्जेंटेट का मतलब है, एक सेकंड स्टूडेंट, अर्जेंटेट का मतलब होता है आपका, अगर कोई भी एनाइनिक लीजेंड है जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो उस केस में आपका सेंट्रल मेटल का नाम चेंज होता है। देखो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब दो कॉम्प्लेक्स बनेंगे भाई। तो मैं इस साइड लिख देता हूँ, H2O कितने हैं? 2। डाई एक्वा, सिल्वर के लिए Ag लगा दिया मैंने। ठीक है, ये कर दिया ब्रैकेट बंद। और डाई क्लोरिडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट के लिए मतलब सिल्वर ही है, और डाई क्लोरिडो AgCl2। ठीक है, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 1। अब हमें ये 1 ये भी तो स्टेबल करनी है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके लिए चार्ज लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पॉजिटिव है, और यहाँ पे आपका स्टूडेंट एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा। क्यों? आप निकालो बेसिक से। यहाँ पे इसकी x प्लस में 2 क्लोरीन है, 2 इंटू -1 इजिकल टू में कितना चार्ज लगाया मैंने? -1। तो x -2 इजिकल टू -1, ये -2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x इजिकल टू -1 + 2, आंसर कितना आ गया भैया आपका? +1। +1 आ गया ना, तो ये तो आपका आंसर आ गया करेक्ट। ठीक है, और इसके लिए सिल्वर की x प्लस में 2 इंटू में वाटर का आपका चार्ज 0 होता है, इजिकल टू +1 लगाया मैंने, तो इसका तो ऑलरेडी +1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे आपको करना होता है। और अब इसका कर देते हैं, डाई हाइड्रोक्सीडो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन निकल। ठीक है, ये आपके लिए एक नई टर्म हो सकती है भाई, ट्राइफिनाइल फोस्फीन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना। इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे भाई, 19th क्वेश्चन। अब देखो, सबसे पहले जो सेंटर मैटर होती है वो कौन सी है? निकल। सबसे पहले वो लिख लो आप। ठीक है, निकल के बाद डाई हाइड्रोक्सीडो, मतलब OH ग्रुप आपके, हाइड्रोक्सीडो OH को बोलते हैं, तो ये आपके डाई हो गया, डो। ठीक है, अब आपका ट्राई मतलब 3, फिनाइल फोस्फाइन, तो फिनाइल फोस्फाइन को स्टूडेंट PPH बोलते हैं। P को फोस्फाइन, PH को फिनाइल, PPH3। कितने फिनाइल है? ट्राई, ट्राई फिनाइल फोस्फीन।
और आपका 20 लगा हुआ है, इसके लिए आपका 2 यहाँ पे। क्लियर। और इसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस की 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ट्राईफिनाइल फोस्फीन का चार्ज आपका यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँ इसको, x प्लस में 2 इंटू -1 प्लस में 2 इंटू फोस्फीन का 0 होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस उधर जाएगा तो +2। ठीक है, तो +2 आ जाएगी। क्लियर भाई। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्जन का क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 भाई। देखो ये आते तो 2 नंबर के हैं, लेकिन बहुत सारे कन्वर्जन है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इसको आप याद रखें। थोड़ा सा आपको रिएक्शन याद होंगे तो कन्वर्जन करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले क्लोरोफिनाइल मीथेन, सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं भाई। अब क्लोरोफिनाइल मीथेन, फिनाइल का मतलब आपका C6H5 होता है स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्लोरो मतलब आपका, और क्लोरो मीथेन, तो आप इसका फार्मूला लिखेंगे CH6H5CH2Cl। और स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो स्ट्रक्चर ही बन जाएगी भाई आपकी। जैसे ये आपका बेंजीन हो गया, इसके ऊपर आपका CH2Cl। ठीक है, क्लोरोफिनाइल आपका मिथाइन। क्लियर हुई। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे स्टूडेंट KCN के साथ। किसके साथ भाई, KCN के साथ। तो इसका बॉन्ड आपका K प्लस Ca नेगेटिव में टूटेगा, ये कार्बन प्लस आपका Cl माइनस में टूटेगा भाई। ठीक है, ये Cl नेगेटिव आपका स्टूडेंट बाहर हो जाएगा और KCl के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये Cn नेगेटिव आपका कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो नया प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, अब की बार मैं स्टेटमेंट में लिख देता हूँ भाई, C6H5CH2Cn बन जाएगा, प्लस में बाहर क्या चला जाएगा आपका KCl। क्लियर। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी पड़ेगी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा रिएजेंट होता है, स्पेशल केसेस के लिए यूज करते हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट क्या बनाएंगे, 2 फिनाइल इथेना अमीन, मतलब C6H5CH2 तो था ही हमारा, Cn को किस में कन्वर्ट कर देगा ये, CH2NH2 में। अब इसका नाम के लिए क्या लिखेंगे, 2 पर फिनाइल, मतलब 1 2, 2 पे क्या लगा हुआ है C6H5, इसको बोल रहे हैं फिनाइल, तो 2 फिनाइल। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन NH2, तो इसको बोलेंगे इथेना अमाइन। क्लियर भाई। तो इसमें कोई डाउट रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वीडियो को बैक करके चेक कर सकते हैं भाई। अब हमारा आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, कन्वर्जन नंबर 1, 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फिर हम वीडियो को स्टॉप कर देंगे भाई। ठीक है, अब इसके भी मैं आपके सामने रिएक्शन लिखता हूँ। नाइट्रोबेंजीन, सबसे पहले आपको नाइट्रोबेंजीन पता होना चाहिए क्या होता है। ये रहा आपका नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर आपका NO2। अमीन चैप्टर में ही है ये, मैंने आपको अंडरलाइन भी करवा रखी है। SN प्लस HCl रिएजेंट के साथ अगर कोई रिएक्ट करेगा तो डायरेक्ट हमें क्या मिलेगा, अमाइन, NH2 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, अमाइन। ठीक है, और अब थोड़ी रिएक्शन टिपिकल हो जाती है आपकी। जो ये आपका एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2 मिलेगा भाई, एनिलीन, एनिलीन बनेगा ये। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवानी होती है स्टूडेंट, CH3CO होल ट्वाइस और O इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। देखो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, और ये रिएक्शन आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका जो बेंजीन है, ठीक है, उस पे जो आपका एक ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या बना देंगे, COCH3 आप ऐड कर देंगे। इसका तो मैं आपको बता भी दूंगा मैकेनिज्म। देखो CH3CO कितने हैं भाई, डबल है, होल ट्वाइस है, और एक H मैंने यहाँ से निकाला है, तो एक CH3COO को तो मैंने जोड़ दिया यहाँ पे भाई, यहाँ इसमें से, तो इसमें से क्या बच गया, एक CH3CO बच गया, और एक बाहर ऑक्सीजन था ही, ये लो, और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाला है, मतलब एसिटिक एसिड आपको रिमूव, आपने रिमूव किया यहाँ से। क्लियर, इस रिएक्शन की स्टेटमेंट है, तो इसमें कोई डाउट रहना चाहिए। अब इसकी रिएक्शन करवाई आपकी ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब Br2 के साथ। ठीक है, जैसे ही Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, कुछ भी नहीं करना आपको, सब कुछ सेम रखना है। इसके पैरा पोजीशन पर Br लगा दो बस, ये बेंजीन सेम आपकी, सेम आपका NH यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया ना, सिंपल। अब इसकी रिएक्शन आपको एक देखो, काफी स्टेप है भाई इसमें, तो ये आपको कन्वर्जन याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, OH नेगेटिव के साथ करवाएंगे तो OH नेगेटिव हाइड्रोलिसिस या आपका बेसिक नेचर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका डायरेक्ट आपको क्या बना देना स्टूडेंट है,
4 ब्रोमो बेंजामीन, ये रहा बी आर, मतलब 1 2 3 4, 4 पर क्या है बी आर, 4 ब्रोमो बेंजामीन। क्लियर भाई? तो ये हमारे सारे टॉपिक थे आज के। एक क्वेश्चन में मैं आपको और क्लियरेंस देना चाहूंगा थोड़ी यहाँ पे।